हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली कई सारे एम्प्लॉयर है जिनके द्वारा अपने एम्प्लॉय को एक मैसेज है जो कि सेंड किया गया है कि यदि उनके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो उस केस में वो 31 मार्च 2025 से पहले इन सब इन्वेस्टमेंट की डिटेल फॉर्म 12B में डाल के अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दे, ताकि उनके एम्प्लॉयर के द्वारा जब उनकी सैलरी पे TDS डिडक्ट किया जाए तो इन इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडर किया जाए। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आप भी एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो कौन कौन से मैंडेटरी टास्क है जो कि आपको 31 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट करने हैं, ताकि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपकी सैलरी पे TDS जो है वो ज़्यादा डिडक्ट ना किया जाए। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाउ टू सेव TDS ऑन सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि कोई भी सैलरी एम्प्लॉय जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी, उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो अब 31 मार्च 2025 से पहले कौन कौन से काम है जो कि एक सैलरी एम्प्लॉयड को करने हैं ताकि वो अपनी सैलरी पे TDS डिडक्ट होने से सेव कर सके। तो उसमें फर्स्ट है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ टू अवॉइड फुल टैक्स ऑन सैलरी। तो अब अगर कोई भी एम्प्लॉई है जो कि अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहता है तो उस केस में उसको अपने एम्प्लॉयर को एक फॉर्म होता है फॉर्म 12BB, उस फॉर्म में उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जैसे कि 80C में है, 80D में है, 80G में है, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल्स है उसको इस फॉर्म में फिल करके अपने एम्प्लॉयर को 31 मार्च 2025 से पहले सबमिट करनी है, ताकि उसके एम्प्लॉयर के द्वारा जब उसकी सैलरी पे TDS की कैलकुलेशन किया जाए तो उस TDS की कैलकुलेशन करते समय उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करने के बाद ही उसकी सैलरी की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाए। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय है जो कि न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में न्यू टैक्स रेजिम में वैसे भी आपको बहुत कम एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में एम्प्लॉय को फॉर्म 12BB भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रूफ दैट सैलरी एम्प्लॉय नीड टू सबमिट। तो अब यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय जो है उसको कौन कौन से ऐसे प्रूफ है जो कि सबमिट करने हैं इन्वेस्टमेंट के संबंध में अपने एम्प्लॉयर को, तो उसमें फर्स्ट है HRA एग्जम्पशन। तो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको अपने एम्प्लॉयर से जो HRA मिलता है उसकी वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन कई सारी कंपनी ऐसी होती है जो कि अपने एम्प्लॉयर को HRA प्रोवाइड नहीं करती है, तो उस केस में यदि आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वैलिड रेंट रिसिप्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही यदि मान लो आपका जो रेंट है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको उस केस में लैंडलॉर्ड के जो पैन नंबर है वो भी आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यदि आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आप सेक्शन 80GG में 5000 पर मंथ की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप सेक्शन 80GG की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर देते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80C डिडक्शन प्रूफ। तो अब यदि मान लो आपने LIC में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आपने कोई होम लोन ले रखा है या सुकन्या समृद्धि योजना में, PPF में या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके संबंध में भी आपको सारे प्रूफ है जो कि आपके एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, यदि आपके द्वारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया है तो उसके प्रूफ भी आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, यदि मान लो आपने कोई होम लोन ले रखा है तो जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक का स्टेटमेंट भी आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है एडिशनल NPS डिडक्शन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा NPS में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में 50,000 रुपये तक की एडिशनल डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसके प्रूफ भी आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करने हैं। एंड लास्ट है क्लेम रियम्बर्समेंट। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई मेडिकल के खर्चे हैं या लीव ट्रेवल अलाउंस है या HRA है या टेलीफोन के एक्सपेंसेस है या और भी कोई एक्सपेंसेस जो कि आपके द्वारा ऑफिशियल पर्पस के लिए किए जाते हैं, तो इन सभी का रियम्बर्समेंट आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू टैक्स रेजिम। तो अब यदि आप अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कई सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो कि प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी या पेंशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आप 75,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई फैमिली पेंशन रिसीव होती है तो उस केस में आप 25,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा NPS में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में आप सेक्शन 80CCD2 में सैलरी और DA का 14% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए तक है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। और साथ ही यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इफ़ यू डू नॉट सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ टू योर एम्प्लॉयर। तो अब यदि आप टाइमली अपने एम्प्लॉयर को अगर इन्वेस्टमेंट की प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होगा।
तो अब मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसके द्वारा ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दे दी जाती है कि उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी है, क्योंकि उसके द्वारा कई सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा 31 मार्च 2025 तक अगर फॉर्म 12BB सबमिट नहीं किया जाता है तो उस केस में एम्प्लॉयर के द्वारा क्या किया जाएगा, फुल टैक्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा उसकी सैलरी की इनकम पे, बिना किसी एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है वो प्रोवाइड किए। और साथ ही एम्प्लॉयर के द्वारा जो फॉर्म 16 इशू किया जाएगा एम्प्लॉय को, उसमें भी कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है वो उसको अलाउड नहीं की जाएगी। तो अब इस केस में एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि यदि उसको अपने रिटर्न में ये एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम करनी है जो इन्वेस्टमेंट उसके द्वारा किए गए हैं, तो उस केस में उसको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। और उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो ITR फाइल करते समय एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन कुछ डिडक्शन ऐसी होती है जो कि आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है उसमें यदि आपका लीव ट्रैवल अलाउंस है या फिर आपका HR है या फिर अदर कोई एक्सपेंसेस जो कि आपने कर रखे हैं और उसका यदि आपको क्लेम करना है, तो वो एक्सपेंसेस अगर आपके फॉर्म 16 में है तो ही आप रिटर्न फाइल करते समय उन एक्सपेंडिचर की डिडक्शन जो है वो रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो अब मान लो यदि आपके द्वारा ये सारे प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को टाइमली सबमिट नहीं किए जाते हैं तो उस केस में आपका जो सैलरी पे TDS डिडक्ट किया जाता है तो उस TDS का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR फाइल करनी होगी। और साथ ही यदि मान लो आपकी रिफंड की अमाउंट जो है वो यदि बड़ी है तो उस केस में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी ITR प्रोसेस की जाएगी, प्रोसेस होने के बाद उस रिफंड की अमाउंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप टाइमली यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ की डिटेल आपके एम्प्लॉयर को सबमिट कर दे, ताकि आपका सैलरी पे जो टैक्स है वो डिडक्ट ना किया जाए। तो इस तरीके से आप अपना सैलरी पे TDS डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन सैलरी एम्प्लॉय स्विच टैक्स रिजीम। तो क्या सैलरी एम्प्लॉय जो है वो टैक्स रिजीम को स्विच कर सकता है क्या? तो यस, एक सैलरी एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो हर साल टैक्स रिजीम जो है उसको चेंज कर सकता है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकता है। यानी कि जो टैक्स रिजीम उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और जिस टैक्स रिजीम में उसका टैक्स कम बन रहा है उस टैक्स रिजीम में वो अपनी ITR फाइल कर सकता है। लेकिन साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है जो कि अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहता है तो उस केस में उसको अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई 2025 से पहले फाइल करनी है। लेकिन यदि मान लो उसके द्वारा ये ड्यू डेट मिस कर दी जाती है तो उस केस में बाद में जो उसके द्वारा बिलेटेड ITR फाइल की जाती है वो उसकी न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाएगी। और उस केस में यदि उसने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में वो इन्वेस्टमेंट की भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आपने भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उस केस में आप ड्यू डेट से पहले अपनी ITR फाइल करके अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।